जो उनके मल्टीपल बिजनेस वेंचर्स को हैंडल करती थी। और गुप्ता ब्रदर्स ने इस सिचुएशन का पूरा फायदा उठाया। गुप्ता ब्रदर्स ने जुमा और उनकी फैमिली को इन पॉलिटिकल कनेक्शंस का फायदा उठाते हुए गुप्ता ब्रदर्स ने एक इंटरेस्टिंग इंसिडेंट 2013 का है, जब गुप्ता ब्रदर्स ने अपने एक रिलेटिव की वेडिंग के लिए। नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी कहानी की जो शायद ही आपने पहले कभी सुनी होगी। ये कहानी है गुप्ता ब्रदर्स की, जिन्होंने साउथ अफ्रीका के पॉलिटिकल और इकोनॉमिक लैंडस्केप को पूरी तरह से हिला दिया। तो चलिए शुरू करते हैं। गुप्ता फैमिली की ये कहानी शुरू होती है इंडिया के उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर सहारनपुर से। शुरुआत में एक आम फैमिली ही थी, लेकिन एम्बिशंस कुछ अलग ही थे। इनकी फैमिली एक मोडेस्ट बैकग्राउंड से थी और इस फैमिली में 3 भाई होते हैं, अजय, अतुल और राजेश, जिन्होंने अपनी स्कूलिंग इसी शहर से की थी। अजय गुप्ता, जो कि इनमें सबसे बड़े भाई होते हैं, पहले से ही एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहते थे। इन्होंने अपनी पहली बिजनेस बहुत ही छोटे लेवल पर सहारनपुर से ही शुरू की थी। 1980s के दौर में इन्होंने एक कमोडिटी ट्रेडिंग बिजनेस शुरू किया, जो धीरे धीरे प्रॉफिटेबल होने लगा। उनके पिताजी शिव कुमार गुप्ता ने भी इन्हें सपोर्ट किया और ये बिजनेस ग्रेजुअली ग्रो होने लगा। अजय गुप्ता ने इस बिजनेस में अपने दोनों छोटे भाइयों को भी इन्वॉल्व कर लिया। इनकी काबिलियत और मेहनत ने जल्दी ही सहारनपुर में इन्हें एक जाना माना नाम बना दिया। लेकिन इनका सपना सिर्फ एक सक्सेसफुल बिजनेस बनने तक ही सीमित नहीं था। ये तीनों भाई हमेशा से कुछ बड़ा करना चाहते थे। इन्होंने इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज के बारे में रिसर्च की और 1993 में साउथ अफ्रीका में एक नई शुरुआत करने का फैसला किया। ये डिसीजन उन्होंने इस विश्वास के साथ लिया था कि वहाँ ज्यादा से ज्यादा मौके मिलेंगे और वहाँ की इकोनॉमी भी जल्दी और रैपिडली ग्रो कर रही थी। और हाल ही में वहाँ पर अपार्थीड सिस्टम भी खत्म हो चुका था। दोस्तों, अपार्थीड सिस्टम साउथ अफ्रीका में नेशनल पार्टी की सरकार द्वारा 1948 से शुरू किया गया था, जिसके तहत काले और गोरे लोगों को अलग अलग रहने का प्रावधान था। इसे हम सरल भाषा में रंग के आधार पर भेदभाव के तौर पर समझ सकते हैं। और 1994 में इसे बिल्कुल पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया। 1993 में सबसे पहले अतुल गुप्ता साउथ अफ्रीका शिफ्ट होते हैं। अतुल गुप्ता ने वहां पहली बार सहारा कंप्यूटर्स के नाम से अपनी एक कंपनी शुरू की, जो इनिशियली कंप्यूटर हार्डवेयर इंपोर्ट और डिस्ट्रीब्यूट करती थी। अतुल ने अपने नेटवर्क और कॉन्टैक्ट्स बनाने में काफी मेहनत की। 1994 में उन्होंने अपनी कंपनी का पहला ऑफिस जोहान्सबर्ग में एस्टैब्लिश किया। सहारा कंप्यूटर्स की सक्सेस उनके लिए एक माइलस्टोन साबित हुआ। अतुल ने लोकल मार्केट्स को समझा और अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए स्ट्रेटेजिक डिसीजंस लिए। धीरे धीरे उनकी कंपनी सक्सेसफुल होने लगी और अतुल ने अपने दोनों भाइयों को भी साउथ अफ्रीका बुला लिया। 1990s के दौर में साउथ अफ्रीका एक नए पॉलिटिकल और इकोनॉमिक दौर में एंटर हो रहा था और गुप्ता ब्रदर्स ने इस सिचुएशन का पूरा फायदा उठाया। धीरे धीरे उन्होंने अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई करना शुरू कर दिया और उन्होंने माइनिंग, एयर ट्रैवल, एनर्जी और मीडिया सेक्टर्स में कई बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट्स किए। इसके बाद उन्होंने न्यूज़पेपर लॉन्च किया, जो कि साउथ अफ्रीका के पॉलिटिकल और इकोनॉमिक न्यूज को कवर करता था। मीडिया सेक्टर में उनकी प्रेजेंस से उन्होंने अपना इन्फ्लुएंस और बढ़ा दिया। उन्होंने ओकबे इन्वेस्टमेंट्स नाम की कंपनी भी एस्टैब्लिश की, जो उनके मल्टीपल बिजनेस वेंचर्स को हैंडल करती थी। इसी के साथ माइनिंग सेक्टर के क्षेत्र में उन्होंने काफी सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट्स किए। 2010 में उन्होंने सिवा यूरेनियम नाम की कंपनी एक्वायर की और अपने माइनिंग वेंचर्स को भी एक्सपैंड किया। गुप्ता ब्रदर्स के बिजनेस स्ट्रेटजीज ने उन्हें साउथ अफ्रीका के टॉप बिजनेसमैन में शुमार कर दिया। उनकी बिजनेस ग्रोथ के पीछे एक इंटरेस्टिंग स्टोरी भी है। अतुल गुप्ता को एक बार एक लोकल बिजनेस मीटिंग में बुलाया गया था, जहां उन्होंने अपने कंपनी के इनोवेटिव सॉल्यूशंस के बारे में बताया। उनकी प्रेजेंटेशन से इम्प्रेस्ड होकर वहां के कई बिजनेसमैन और ऑफिशियल्स ने उनके साथ पार्टनरशिप और डील्स को फाइनलाइज किया। ये मीटिंग उनके लिए बिजनेस एक्सपेंशन का एक टर्निंग पॉइंट साबित हुई। गुप्ता ब्रदर्स के बारे में सबसे इंटरेस्टिंग और कंट्रोवर्शियल एस्पेक्ट था इनके पॉलिटिकल कनेक्शंस। 2009 में जैकब जुमा जब साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट बने, तो गुप्ता ब्रदर्स के लिए नए रास्ते खुले। उन्होंने जुमा और उनके फैमिली के साथ काफी स्ट्रॉन्ग रिलेशंस बनाए, जो आगे चलकर काफी कंट्रोवर्शियल भी साबित हुए। गुप्ता ब्रदर्स और जैकब जुमा की दोस्ती एक सहारा कंप्यूटर्स के इवेंट में हुई थी, जहां अतुल गुप्ता और जुमा की पहली मुलाकात हुई थी। इस मुलाकात के बाद गुप्ता ब्रदर्स ने जुमा और उनकी फैमिली को अपने बिजनेस वेंचर्स में शामिल करना शुरू कर दिया। इनकी दोस्ती इतनी गहरी हो गई कि जुमा के बेटे डूडू जेन जुमा को ओकबे इन्वेस्टमेंट्स में डायरेक्टर बनाया गया। इन
पॉलिटिकल कनेक्शंस का फायदा उठाते हुए गुप्ता ब्रदर्स ने अपने बिजनेस एम्पायर को और भी एक्सपेंड किया। ये कहा जाता है कि उन्होंने जुमा एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर कई लक्रेटिव गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स और डील्स हासिल किए। इसी के साथ उन्होंने जुमा फैमिली को अपने बहुत सारे बिजनेसेस में इन्वॉल्व कर रखा था, जिससे उन्हें और भी स्ट्रेटेजिक एडवांटेजेस मिलते थे। 2010 से लेकर 2015 के बीच गुप्ता ब्रदर्स ने साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट और बिजनेस वर्ल्ड में अपना काफी इन्फ्लुएंस बढ़ा लिया था। इनका इन्फ्लुएंस साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट के टॉप लेवल्स तक पहुंच गया। एक इंटरेस्टिंग इंसिडेंट 2013 का है, जब गुप्ता ब्रदर्स ने अपने एक रिलेटिव की वेडिंग के लिए वाटरक्लूफ एयरफोर्स बेस का यूज किया था। इस कंट्रोवर्शियल इंसिडेंट ने साउथ अफ्रीकन पब्लिक और मीडिया में काफी आउटरीच को जन्म दिया, क्योंकि ये बेस सिर्फ गवर्नमेंट और मिलिट्री ऑफिशियल्स के यूज के लिए रिजर्व था। इस इंसिडेंट को गुप्ता गेट के नाम से भी जाना जाने लगा। इस पीरियड में गुप्ता ब्रदर्स ने कई लार्ज स्केल डील्स और प्रोजेक्ट सिक्योर किए। उन्होंने ट्रांसनेट और एस्कॉम जैसे स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस के साथ कई कॉन्ट्रैक्ट्स हासिल किए। ये कहा जाता है कि इन कॉन्ट्रैक्ट्स में ट्रांसपेरेंसी और फेयर कंपटीशन का ध्यान नहीं रखा जाता था, जो काफी लोगों के लिए कंसर्न का कारण बन चुका था। गुप्ता ब्रदर्स ने मीडिया में भी अपना कदम रखा। ANN7 न्यूज चैनल और द न्यू एज न्यूज़पेपर के जरिए इनका एम था अपने नैरेटिव को कंट्रोल करना और अपने बिजनेस और पॉलिटिकल इंटरेस्ट को सेफगार्ड करना। 2010 में उन्होंने द न्यू एज न्यूज़पेपर को लॉन्च किया, जो प्राइमरली साउथ अफ्रीकन पॉलिटिकल और इकोनॉमिक न्यूज कवर करता था। इस न्यूज़पेपर का एडिटोरियल स्टैंस जुमा एडमिनिस्ट्रेशन को सपोर्ट करता था, जो उनके पॉलिटिकल अलायंसेस को रिफ्लेक्ट करता था। इसी प्रकार 2013 में गुप्ता ब्रदर्स ने अफ्रीका न्यूज नेटवर्क 7 यानी ANN7 लॉन्च किया। ये 24 आवर न्यूज चैनल साउथ अफ्रीका का एक प्रोमिनेंट मीडिया आउटलेट बन गया, लेकिन ANN7 को भी काफी कंट्रोवर्सीज का सामना करना पड़ा, जिसमें बायस्ड रिपोर्टिंग और प्रोपेगेंडा को प्रमोट करना शामिल था। एक नोटेबल इंसिडेंट 2013 का है, जब ANN7 के इनिशियल लॉन्च को क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा ड्यू टू टेक्निकल ग्लिचेस एंड पुअर क्वालिटी ब्रॉडकास्टिंग। लेकिन गुप्ता ब्रदर्स ने इन चैलेंजेस को ओवरकम करते हुए चैनल को स्टेबलाइज किया और अपने मीडिया इन्फ्लुएंस को एक्सपैंड किया। मीडिया एम्पायर के थ्रू गुप्ता ब्रदर्स ने अपनी पब्लिक इमेज को कंट्रोल करना और अपने बिजनेस और पॉलिटिकल इंटरेस्ट्स को सेफगार्ड करना इंश्योर किया। इनका मीडिया प्रेजेंस उन्हें साउथ अफ्रीकन सोसाइटी और पॉलिटिक्स में एक सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस देने लगा। इस वक्त तक गुप्ता ब्रदर्स साउथ अफ्रीका के सबसे पावरफुल और इन्फ्लुएंशियल बिजनेसमैन बन चुके थे, लेकिन आगे चलकर इनके यही पॉलिटिकल कनेक्शंस और कंट्रोवर्सीज उनके बिजनेस एम्पायर के डाउनफॉल का सबसे बड़ा रीजन बनते हैं। 2016 के बाद गुप्ता ब्रदर्स के खिलाफ एलिगेशंस और इन्वेस्टिगेशंस का सिलसिला शुरू होता है। इन पर करप्शन, स्टेट कैप्चर और इलीगल डील्स के काफी इल्जाम लगाए जाते हैं। ये इल्जाम इतने सीरियस होते हैं कि साउथ अफ्रीकन पब्लिक और इंटरनेशनल मीडिया ने भी इन पर ध्यान देना शुरू कर दिया। गुप्ता ब्रदर्स के खिलाफ करप्शन के एलिगेशंस तब सीरियस होते हैं जब पब्लिक प्रोटेक्टर थूली मेडेंसेला ने अपनी रिपोर्ट स्टेट ऑफ कैप्चर रिलीज की। इस रिपोर्ट में गुप्ताज पर इल्जाम लगाया गया कि उन्होंने स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस जैसे ट्रांसनेट और एस्कॉम में अपनी मन मर्जी के ऑफिसर्स को अपॉइंट कराया। ये भी कहा गया कि गुप्ताज ने मिनिस्टर्स के अपॉइंटमेंट्स को भी इन्फ्लुएंस किया, जिसमें उन्होंने नैनला नेने को फाइनेंस मिनिस्टर के पद से हटवाने और उनकी जगह डेस वैन रूयेन को अपॉइंट करवाने में भी रोल प्ले किया। स्टेट कैप्चर के इल्जाम में गुप्ताज के अगेंस्ट कई इन्वेस्टिगेशंस शुरू हुए। हाई प्रोफाइल इंक्वायरीज और कमीशंस, जिसमें जोंडो कमीशंस जैसी कमीशंस शामिल थी, उन्होंने गुप्ता फैमिली के इलीगल प्रैक्टिसेस और करप्शन के केसेस को इन्वेस्टिगेट किया। 2017 में ईमेल्स लीक हुई जो गुप्ता लीक्स के नाम से फेमस हुई, जिसमें गुप्ताज की इलीगल एक्टिविटीज और स्टेट कैप्चर के प्रूफ्स सामने आए। 2018 में जब जेकब जुमा को प्रेसिडेंट पद से हटाया गया तो गुप्ता ब्रदर्स का भी डिक्लाइन शुरू हो गया। जेकब जुमा के प्रेसिडेंट के पद से हटने के बाद साइरिल रामाफोसा ने साउथ अफ्रीकन प्रेसिडेंसी संभाली। उन्होंने करप्शन और स्टेट कैप्चर के खिलाफ स्ट्रॉन्ग स्टैंड लिया। गुप्ता ब्रदर्स पर इन्वेस्टिगेशंस और रेड्स इंटेंसिफाई हुई, जिसके कारण उन्होंने साउथ अफ्रीका को छोड़ दिया और उन्हें दुबई शिफ्ट होना पड़ा। 2022 में गुप्ताज के ऊपर काफी प्रेशर बढ़ गया था, जब साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट ने उनके अगेंस्ट इंटरपोल रेड नोटिस इशू करवाया। यह भी कहा गया कि इन्होंने अपनी एसेट्स को हाइड करने के लिए कॉम्प्लेक्स नेटवर्क्स और शेल कंपनीज का यूज किया। उनके प्रॉपर्टीज और बैंक अकाउंट्स फ्रीज कर दिए गए, जिससे उनकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ को काफी नुकसान पहुंचाया गया। इस डिक्लाइन और एग्जाइल के बावजूद गुप्ता ब्रदर्स अब भी कई लीगल बैटल्स फेस कर रहे हैं। 2023 में साउथ अफ्रीका ने UAE से गुप्ता ब्रदर्स के एक्स्ट्राडिशन के लिए कोशिश की थी, लेकिन ये अटेम्प्ट पूरी तरह से फेल हो गया था। अभी भी साउथ अफ्रीकन अथॉरिटीज गुप्ता ब्रदर्स के अगेंस्ट लीगल एक्शंस और एक्स्ट्राडिशन के एफर्ट्स में लगी हुई हैं।
ये देखना अभी बाकी है कि क्या कभी गुप्ताज को अपने एक्शंस के लिए अकाउंटेबल ठहराया जा सकेगा। आज गुप्ता ब्रदर्स साउथ अफ्रीका में भले ही फिजिकली मौजूद नहीं है, लेकिन इनका इम्पैक्ट अब भी महसूस होता है। इनकी कहानी एक वार्निंग साइन है कि किस तरह से पावर और इन्फ्लुएंस का मिसयूज एक देश को कितना नुकसान पहुंचा सकता है। इनकी कहानी ये दिखाती है कि किस तरह से एक छोटी शुरुआत अगर ग्रीड और अनएथिकल प्रैक्टिसेस से भरपूर हो तो वो एक पूरे देश को अफेक्ट कर सकती है। गुप्ता ब्रदर्स के एक्शंस ने साउथ अफ्रीकन इकोनॉमी को काफी नुकसान पहुंचाया और उन्होंने ट्रस्ट और इंटीग्रिटी को भी कॉम्प्रोमाइज किया। इस कहानी का एक इम्पोर्टेंट लेसन यह है कि गवर्नेंस और अकाउंटेबिलिटी कितने जरूरी होते हैं। अगर लीडर्स और बिजनेसमैन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को ऑनेस्ट और एथिकल तरीके से नहीं निभाते हैं तो उसका असर सिर्फ इकोनॉमी पर ही नहीं बल्कि पूरी सोसाइटी पर पड़ सकता है। दोस्तों, ये थी कहानी गुप्ता ब्रदर्स की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट्स में अपने थॉट्स जरूर शेयर करें और बताएं कि आप नेक्स्ट कौन सी कहानी सुनना चाहेंगे। शुक्रिया।